Hello guys, my name is Priya Raj Purohit and welcome back to my YouTube channel परी की डायरी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बरगद के पेड़ का पार्ट 2। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेडिकल कॉलेज का बरगद का पेड़ पार्ट 2। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय तो दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनसे बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आज़ाद साहब बैठे हैं न, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नज़र आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है, 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवान है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, न भी हमें इसे बाहर निकालने देंगे। हम भी यही डेरा जमाए रहेंगे, देखें कितने खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतज़ार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मुन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकाल कर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टरों पर यकीन था, मगर मामा जी को मुन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ने ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाए और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मुन्नी चाचा भी बेचैनी देखी जा सकती थी कि कोई भी अज्ञात ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किस आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मुन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहे हैं न, हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ा देती हैं। मुन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मुन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो जाने जाती, एक जो पहले से गिरफ्तार में थी और दूसरी जो उसके टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसा जी और मौसी जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे तैसे उसका प्रबल समय खत्म होता जा रहा था। उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी खुली आँखों में सिर्फ सफ़ेदी नज़र आ रही थी, आँखों की पुतलियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर आ गए
और बाकी सबको बाहर कर दिया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मुन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसा जी को रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबाए जा रहा था अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ी, मगर मुन्नी चाचा ने अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसीलिए वो अंदर जाने पर आमाद हो गई। मुन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिए और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो चलवा है किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। तुम्हारे परिवार से तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मुन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात की थोड़ी सी भी आशा नज़र आई और वे पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इससे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब न होने दें। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मुन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मुन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले में से कुछ राख भस्म निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बज के आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई असाधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकाले और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे न आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बातें सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर साया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मुन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचानना भी, खाना भी आराम से खाया और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें हुआ क्या था, तो वो सिर्फ इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर वो घर जाने की तैयारी करने लगे।
शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो तुरंत हॉस्पिटल ले आए, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक ले आए। वैसे ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मुन्नी चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात मामा जी से बताई और इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उनके नीचे भी बैठकर खेले थे। जो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्तिशाली तो दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसीलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती हैं। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मुन्नी भैया इसे काबू कैसे किया जाए, उन्होंने इसका भी उत्तर दिया। ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है, आज़ाद होकर कोई इसे यहाँ से नहीं हटा सकता है और न ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर न आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे, हमेशा रहना पड़ता उसे कैदी की तरह। इसीलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस सवाल पर मुन्नी चाचा मौन खींच गए और मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को न बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी को गला सूख हो गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहाँ रुके और वापस घर चले आए। मुझे ये घटना मामा जी ने बताई थी। मैंने मुन्नी चाचा जी की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मुन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसीलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि बरम क्या होते हैं तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही है, निर्भर करता है। इसीलिए अगर कभी मेरा उस तरफ आना जाना हो तो उस बरगद के पेड़ की जय कर लूँ। एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर। आज भी अक्सर आते जाते समय वो पेड़ दिख जाता है तो सिर्फ जय हो के सिवा कोई नाम न कोई शब्द मन में आता है। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हर शाम को 4 बजे वीडियो मिलेंगी। तब तक बाय बाय।